तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये है कार्बन फैमिली या 14th ग्रुप एलिमेंट्स, या इसी को बोला गया है 4th ए ग्रुप। ओके, तो इस तरह से आज हम कार्बन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी कंप्लीट पीरियोडिसिटी मींस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसके अलावा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इनके जो कंपाउंड्स हैं उनका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पहले आते हैं, अगर हम इनका अबंडेंस देखें, नेचुरल अबंडेंस देखें, तो सिलिकॉन जो है वो अर्थ क्रस्ट का सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, जबकि कार्बन जो है 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। समझ गए ना कि अर्थ क्रस्ट में जो फर्स्ट होता है वो तो है ऑक्सीजन, लेकिन सेकंड नंबर में आता है सिलिकॉन, जो कि सिलिकेट है, सिलिका है, ठीक है, और बहुत सारे ओर्स के फॉर्म में भी मिलता है। जबकि कार्बन जो है वो नेटिव स्टेट में भी मिलता है, जैसे कि चारकोल हो गया, कोक हो गया, है ना, कोल गैस हो गई, डायमंड है, ग्रेफाइट है, जिनमें कार्बन बिल्कुल फ्री स्टेट में है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब में कार्बन होता है। तो इस तरह से ये दो एलिमेंट जो हैं मोस्ट अबंडेंट है इस ग्रुप में, जबकि बाकी जो हैं जर्मेनियम, स्टेनस, लेड, ये रेयर मिलते हैं। और इनमें जो एसएन है वो SnO2 के फॉर्म में, कैसिटेराइट के फॉर्म में जो ओर है, जबकि लेड PbS गैलेना के फॉर्म में इस तरह से मिलता है। ओके, तो ये इनकी अबंडेंस के बारे में है। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इन एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2N2। कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंसी शेल में, और इसलिए इस ग्रुप को 4th ए ग्रुप भी बोला गया है। ओके, अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कार्बन 6, हीलियम 2s2 2p2, सिलिकॉन 14, नियॉन 10 तक ही हो गया 3s2 3p2, जर्मेनियम 32, आर्गन 18, 3d10 28, 4s2 30 और 4p2 32। ऐसे Sn, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p2। ओके, और लेड 82, जर्मेन, ठीक है, जिनॉन 54, 4f14 5d10 6s2 6p2। और जो अभी रिसेंट में जो डिस्कवर्ड किया गया एलिमेंट है, आर्टिफिशियल एलिमेंट है, वो है फ्लेरोवियम Fl114, रेडॉन 5f14 6d10 7s2 7p2। कुल मिला के इस तरह से 6 जो है मेंबर्स हैं इस ग्रुप में, और सबका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है NH2N2। ओके, तो बोरॉन ग्रुप से सिर्फ मात्र एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। मीन्स अगर आप बोरॉन ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा याद है तो बस p में बढ़ा दो एक इलेक्ट्रॉन और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। फिर बात में इसके बाद हम आते हैं कि अगर इनका नेचर देखें कि ये किस तरह के हैं, तो कार्बन और सिलिकॉन जो है नॉन मेटल है और सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ठीक इसी तरह से जर्मेनियम भी क्या है, मेटेलॉइड है, सॉलिड है, जबकि Sn और Pb फ्लोरोबियम ये क्या है, मेटालिक एलिमेंट है या मेटल्स है। समझ गए ना, कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम मेटेलॉइड है, Sn Pb और फ्लोरोबियम मेटल्स है। फिर आते हैं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज के बारे में। तो हर एक ग्रुप में आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे चला जाए तो एटम की एटॉमिक साइज बढ़ती है क्योंकि रेडियस बढ़ रही है। आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है, मींस इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की डिस्टेंस बढ़ रही है, इसलिए एटॉमिक साइज इस तरह से चेंज होती है। फिर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस ग्रुप में जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे हाईएस्ट है 2.5। बाकी 3 मेंबर आप देखेंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम और स्टेनस, इनकी है 1.8 और लेड की है 1.9। एक्चुअली क्या है, लेड की ज़्यादा बड़ी साइज हो जाने का रीज़न ये है कि जो लेड है उसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट है, तो जितना एटॉमिक नंबर बढ़ा है उस हिसाब से इसकी साइज नहीं बढ़ी, और ऐसे में न्यूक्लियर अट्रैक्शन एकदम से ज़्यादा
हो गया आउटर मोस्ट में, और यही रीजन है कि इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो नीचे जहाँ कम होनी चाहिए थी वहाँ थोड़ा सी ज़्यादा दिख रही है। ओके, और यहाँ 3 मेंबर्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिल्कुल सेम दिख रही है क्योंकि इनकी साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वही इफेक्ट यहाँ पर दिख रहा है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन लैड में ज़्यादा हो जाने के कारण जो लैड का आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एसएन से ज़्यादा दिख रही है। बाकी मेंबर में तो वही है कि ग्रुप में नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है, लेकिन जहाँ एसएन की पीवी से ज़्यादा होने की लगती है आयोनाइजेशन एनर्जी, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीवी का आयोनाइजेशन एनर्जी एसएन से ज़्यादा दिख रही है। तो इस तरह से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये तो सही चल रहे हैं, बट यहाँ थोड़ा सा चेंज है, पीवी का आयोनाइजेशन एनर्जी एसएन से ज़्यादा है, तो वो एक साइज का इफेक्ट है। फिर आते हैं कैटिनेशन। तो हम जानते हैं कि कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कैटिनेशन, कि जो एलिमेंट के एटम्स हैं वो खुद ही एक जुड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को बोला गया है क्या बच्चों, कैटिनेशन। इट इज ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ एटम्स, कि अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है एटम्स में तो ये कैटिनेशन मिलता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो कार्बन ही एक ऐसा एटम है जिसमें ये यूनिक कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि एक तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी हाई है, दूसरा है कार्बन, दोनों कार्बन एटम में कोई लोन पेयर नहीं होता, इसीलिए कोई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं लगता, और तीसरा है कि कार्बन के जो एटम्स हैं वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये सब बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होने के कारण जो सी बॉन्ड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण ही कार्बन एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, कैटिनेशन। और ये प्रॉपर्टी कार्बन से लेके और जो लैड तक चलेंगे तो ये डिक्रीज होती। इस ग्रुप में लैड बस कैटिनेशन शो नहीं करता, बाकी मेंबर्स में ये कैटिनेशन मिलता है, और सबसे हाईएस्ट होगा कार्बन क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है। बाकी फिर एटम हैवी भी हो जाते हैं, दूसरे उनकी बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज होती है, जिसके कारण कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ग्रुप में जो है वो डिक्रीज होती है। बस इस ग्रुप में लैड कैटिनेशन शो नहीं करता, और इसी प्रॉपर्टी के कारण ही कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन के इतने कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, तो इसका रीजन भाई ये लिखना है कि लार्ज, ठीक है, नंबर of compounds of carbon due to कैटिनेशन। समझ गए ना कि कार्बन के बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनने का रीजन ही है कैटिनेशन, जो कि सैचुरेट अनसैचुरेट कार्बन चैन से बने हैं। फिर हम आ जाते हैं केमिकल बिहेवियर के बारे में। तो देखो बच्चों, केमिकल बिहेवियर में अगर हम देखें तो जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव तो नहीं है, मतलब यहाँ पर इनकी रिएक्टिविटी के बारे में देखें तो लेस रिएक्टिव, ठीक है, टूवर्ड्स केमिकल रिएक्शंस, कि इन एलिमेंट में ज़्यादा केमिकल रिएक्टिविटी नहीं है। आप देखोगे कार्बन नेटिव स्टेट में मिलता है ना, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में, कोक के फॉर्म में, चारकोल के फॉर्म में, इसके अलावा डायमंड के फॉर्म में, तो वहाँ पर कार्बन का एक नेटिव नेचर दिखता है, मतलब लेस रिएक्टिव नेचर। ठीक इसी तरह से आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो वहाँ पर भी कोई खास रिएक्टिविटी नहीं दिखती। फिर भी अगर हम इनको विशेष कुछ इम्पोर्टेंट या कहें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में रखें तो ये रिएक्शंस करते हैं। जैसे पहला है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर, तो अगर इन कंपाउंड्स को एयर में रखा जाए और इनको जलाया जाए, इनका कंबस्जन कराया जाए, तो 2 टाइप्स के ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। एक होता है मोनो ऑक्साइड जो सभी मेंबर्स में दिखता है, CO, SiO, GeO, SNO, PbO, और एक बनते हैं इनके डाई ऑक्साइड, CO2, SiO2, GeO2, है ना, SNO2, PbO। तो अगर आप इनमें देखोगे तो कार्बन के दोनों ऑक्साइड, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। जैसे CO2 भी गैसेस है और CO भी गैस है, ठीक है। बाकी जितने भी मोनोऑक्साइड हो या डाइऑक्साइड सभी मेंबर्स के सॉलिड होते हैं। SiO2, तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो CO एक नेचुरल, ठीक है,
नेचुरल या न्यूट्रल जो है स्टेबल गैस है। SiO2 स्टेबल एट हाई टेम्परेचर और GeO एसिडिक होता है, SnPO एम्फोटेरिक होता है। और ये सब के सब सॉलिड, ये सब क्या है? सॉलिड। और CO जो है एक न्यूट्रल गैस है लेकिन बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। अगर हम इनके डाइऑक्साइड की बात करें तो इनमें CO2, SiO2, GeO2 ये तो एसिडिक नेचर के हैं, जबकि SnO2 और PbO2 न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, सॉरी एम्फोटेरिक होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक नेचर। मतलब अगर हम देखें तो Sn के और PbO ये दोनों क्या है? एम्फोटेरिक, और इनके डाइऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, इस तरह से। तो ये है इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे भी हमें CO और CO2 की डिटेल अलग से लेनी है, हम उसके वहाँ देखेंगे। फिर आ जाते हैं रिएक्शन विद वाटर। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस ग्रुप में केवल Sn ही है जो वाटर से रिएक्शन करता है एक हाई टेम्परेचर में और हाइड्रोजन लिबरेट करता है, जो यहाँ पता चल रहा है कि Sn में एक मेटालिक नेचर होता है। लेड की बात करें तो ये लेड वाटर से रिएक्शन करके PbO की एक स्टेबल और इनर्ट ऑक्साइड लेयर बना लेता है, और इसी के कारण Pb फिर आगे कोई वाटर से रिएक्शन नहीं करता। इसी प्रॉपर्टी के कारण ही लेड पाइप का यूज वाटर सप्लाई में किया जाता था। लेकिन लेड के जो ऑक्साइड्स हैं या इसके कोई दूसरे सॉल्ट्स अगर बन जाते हैं वाटर में तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, इसलिए अब वाटर सप्लाई लेड पाइप से रोक दी गई। लेड का सॉल्ट बनाना वाटर के साथ प्लम्बो सॉल्वेंसी कहलाता है, और ऐसे में लेड घुलता है। तो इसीलिए जो लेड के फॉस्फेट्स हैं, परक्लोरेट्स हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, जबकि लेड सल्फेट्स जो है, ठीक है, वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो इस तरह से केवल इस ग्रुप में देखा जाए तो सही ढंग से जो ट्रू रिएक्शन दिखती है वो Sn के साथ होती है, वाटर के साथ, और इस तरह से H2 लिबरेट हो रही है। फिर आते हैं हैलाइड्स की बात करें तो हैलाइड्स इनमें 2 टाइप्स के बनते हैं, EX2 टाइप के और EX4 टाइप। EX2 इनको बोलते हैं डाई हैलाइड, जो कि Sn और Pb में मैनली बनते हैं क्योंकि इनमें +2 स्टेट स्टेबल होती है। जबकि टेट्रा हैलाइड लगभग सभी बनाते हैं, कार्बन से लेकर लेड तक। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो जो इनकी स्टेबिलिटी है, एक तो साइज ऑफ हैलोजन या फिर एलिमेंट, इनमें से किसी की भी, ये टेट्रा हैलाइड्स की बात की गई है कि चाहे इस ग्रुप का एलिमेंट की साइज बढ़े चाहे हैलोजन की, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, रीजन है बॉन्ड एनर्जी का कम हो जाना और इनर्ट पेयर इफेक्ट कम होना। जैसे कार्बन से लेके और लेड तक किसी एक पर्टिकुलर हैलाइड के साथ स्टेबिलिटी देखें तो कार्बन के हैलाइड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जबकि लेड की सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। लेड में मेन तो ये है कि लेड की 4+ स्टेट ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर हम हैलोजन की बात करें तो आप देख रहे हैं हैलोजन बढ़ता जा रहा है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। इस तरह से ये ध्यान रखना है। अब आता है कि ऐसा क्यों है कि जो लोअर मेंबर्स हैं उनकी स्टेबल हैं कंपाउंड हैलाइड्स, जबकि हायर मेंबर्स में ये अनस्टेबल है। तो रीज़न ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट कि Sn2+ से ज़्यादा स्टेबल है Pb2+, इसलिए Sn2+ से ज़्यादा स्टेबल बनेगा PbCl2। लेकिन अगर हम 4+ की बात करें तो Sn4+ मोर स्टेबल दैन Pb4+, इसलिए SnCl4 ज़्यादा स्टेबल होगा दैन PbCl4। इस तरह से आपने देखा होगा SnCl2 एक अच्छा रिड्यूसर भी होता है क्योंकि ये रिएक्शन करता है Cl से और चेंज हो जाता है SnCl4 और हाइड्रोजन को लिबरेट करता है। जबकि अगर हम लेड के ठीक है 4+ के कंपाउंड्स देखें तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होते हैं, चाहे वो PbI4 हो चाहे PbO2 हो। तो ये अपनी 2+ स्टेट में चेंज हो जाते हैं कि जैसे PbI4 है तो लेड तुरंत उसे I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडाइड को। इसी तरह से PbO2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजर है। रीज़न है कि ये इस तरह से PbO में चेंज होकर ऑक्सीजन लिबरेट करता है। तो इन सब का रीज़न यहाँ पर जो है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ गए ना कि लेड में बहुत ही मतलब इनर्ट पेयर इफेक्टिव हो जाता है और इसीलिए उसकी +2 स्टेट स्टेबल हो जाती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। Sn2+ और Pb2+ में Pb2+ स्टेबल है, जबकि Sn4+ और Pb4+ में Sn4+।
इस तरह से। अब आते हैं, नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स की बात करें तो जितने भी हैलाइड हैं उनमें लेड के हैलाइड आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं होते। रीज़न ये है कि कार्बन में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती, इसीलिए ये वाटर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता, और यही रीज़न है कि CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होगा। बाकी जो हैलाइड्स हैं, चाहे SiCl4 हो या फिर SiF4 हो, ये सब हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। ये है इनका रीज़न, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होना जो कि वाटर के साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है। मीन्स अगर हम ये कहें कि ये है SiCl4, यहाँ आया वाटर OH2, तो कुछ समय के लिए Cl4 Si और ये बन गया क्या, OH2, और यहाँ से फिर एक HCl लिबरेट होगा और बन जाएगा Cl3SiOH, और ऐसे करके धीरे धीरे चारों के चारों Cl हट जाते हैं और OH आ जाता है, सैलिसिक एसिड बन गया। ये क्या बन गया, सिलिसिक एसिड। तो इस तरह से, लेकिन कार्बन में इस तरह का डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसका CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। SiF4 की बात करें तो वाटर से ये भी हाइड्रोलाइज होता है, और SiOH4 प्लस 2H2SiF6 इस तरह का एक कंपाउंड बनाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हाइड्रोलिसिस है हैलाइड्स की। अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल कार्बन, ठीक है, नॉट हाइड्रोलाइज्ड बिकॉज नॉट कोऑर्डिनेट विद H2O। तो ये मैंने पहले बता दिया आपको कि कार्बन के हैलाइड क्यों हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते, क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल नहीं है जो वाटर के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए जरूरी होती है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में। यहाँ तक बात समझ गए। अब हम आते हैं एलोट्रॉपी इन कार्बन। देखो, इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो एलोट्रॉप्स मिलते हैं वो कार्बन के होते हैं, और आप जानते हैं एलोट्रॉप्स मीन्स 2 और मोर फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, विच आर डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बट केमिकली सिमिलर होते हैं। तो कार्बन अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा एलोट्रॉप्स बनाता है, और इसमें 2 कैटेगरीज में बांटे गए हैं, 2 ग्रुप्स में। एक होते हैं क्रिस्टेलाइन एलोट्रॉप्स और एक होते हैं अमॉर्फस एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो इनमें जो क्रिस्टेलाइन एलोट्रॉप्स हैं उनमें आते हैं, इनमें मतलब क्रिस्टेलाइन स्ट्रक्चर होगा डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। और जो अमॉर्फस एलोट्रॉप्स हैं इनमें कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन कार्बन तो इनमें, और इसमें आते हैं चारकोल, कोल, कोक, लैंप, ब्लैक एक्सेट्रा। समझ गए ना कि जो अमॉर्फस एलोट्रॉप्स हैं इनमें कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता, ना ही मतलब एटम का डेफिनेट अरेंजमेंट है। और ये है कोल, चारकोल, कोल, लैंप, ब्लैक, इस तरह से। और क्रिस्टेलाइन में ध्यान रखना है डायमंड, ग्रेफाइट एंड। अब हम इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देख लें जो कि क्रिस्टेलाइन फॉर्म में डायमंड है। तो इस डायमंड में ईच कार्बन एटम की जो हाइब्रिड स्टेट है वो है sp3। डेंसिटी की बात करें तो डायमंड में इसकी डेंसिटी है 3.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो 2.45 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण ही ये झिलमिलाता है, चमकता है। इसकी जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है 1.9 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड ग्रेफाइट के रिस्पेक्ट में कम थर्मली स्टेबल है, क्योंकि जो ग्रेफाइट है उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी 0 होती है, वही नेचुरल फॉर्म है। डायमंड तो ग्रेफाइट पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट से बन जाता है। इसमें जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, C और C जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम की, और जो बॉन्ड एंगल है वो है 109.5 डिग्री का। ये इलेक्ट्रिसिटी का वेट कंडक्टर है, मींस इसमें जो है कोई कंडक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ गए ना, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से टेट्राहाइड्रली एक दूसरे से बॉन्डेड है, मतलब शेयरिंग कर रखा है, और हर एक कार्बन की टेट्राहाइड्रल स्टेट है। तो इसमें टेट्राहाइड्रल यूनिट्स होती हैं और जिंक ब्लेंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है, जो कि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड, या मतलब जो सॉलिड में आता है ना स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड ZnS में भी मिलता है। ठीक इसी तरह का ये जो है कार्बन का मतलब डायमंड जो है उसमें भी जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है, और पर यूनिट में जो क्रिस्टल यूनिट बनती है उसमें 8
कार्बन एटम अरेंज होते हैं। 4 तो कार्बन एटम FCC लैटिस बनाते हैं और जो 4 कार्बन एटम बचते हैं वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स में होते हैं और वही कहलाता है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। ओके, तो ये है कुछ डायमंड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। फिर आते हैं ग्रेफाइट में। तो ग्रेफाइट में हर एक कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट है वो है sp2, नेचुरल फॉर्म है और मोस्ट स्टेबल है और इसकी जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो है 0। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऐसा इसलिए है बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ईच कार्बन एटम। ठीक है, ड्यू टू 1 फ्री इलेक्ट्रॉन इन ईच कार्बन। समझ गए ना कि हर एक कार्बन में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और इसी का प्रॉपर्टी के कारण ही ये क्या है, अच्छा कंडक्टर है। प्लानर होता है, सीट स्ट्रक्चर होता है और ये सीट एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन करती है जिसके कारण ही ग्रेफाइट चिकना होता है सरफेस में। डेंसिटी है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और बॉन्ड लेंथ है 1.42 एंगस्ट्रॉम जो कि एक एरोमेटिक सी सिंगल बॉन्ड सी, मतलब ये जो है यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर होने के कारण ही ये लेंथ मिलती है। एरोमेटिक नेचर होता है, हर एक कार्बन एटम में एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिखता है इनमें, समझ गए ना। और इसी प्रॉपर्टी के कारण ही जो ये ग्रेफाइट है ये अच्छा कंडक्टर है और इसी से इसके जो है इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं कार्बन ग्रेफाइट्स के। इसमें जो सीट के बीच की लेंथ है, फ्लैंक्स जो बने हुए हैं 340 पिकोमीटर और एंगल 120 डिग्री का और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है 1.42 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से ये पॉइंट्स याद रखने हैं ग्रेफाइट में। और ग्रेफाइट के 2 टाइप्स मिलते हैं, अल्फा ग्रेफाइट जिसमें AB हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दिखती है, बीटा ग्रेफाइट ABC CCP क्लोज पैकिंग दिखता है। और अगर हम बात करें ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट जो है ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फॉर्म है। अगर इसको इतना पर मोल किलो जूल एनर्जी प्रदान मतलब दी जाए और हाई टेम्परेचर और प्रेशर रखा जाए तो ये डायमंड में चेंज होता है और इस तरह से हम ये कहें कि डायमंड लेस थर्मली या थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है इस तरह से। तो ये हो जाएगा, ठीक है, लेस थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, मतलब इसमें सबसे स्टेबल है जितने भी लुट्रॉप्स हैं उनमें ग्रेफाइट। बात क्लियर है यहाँ। और नेक्स्ट मेंबर है फुलरीन। तो देखो बच्चों, फुलरीन जो है ग्रेफाइट पर स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद लेजर बीम के थ्रू बहुत ही ज़्यादा हीट किया जाता है जब ग्रेफाइट को, तो इस तरह से बनता है फुलरीन। C16 C17 C18 मतलब एक फुलरीन्स का एक ग्रुप होता है, मतलब गोल जो है गोल गोल पार्टिकल्स होते हैं जो 60 कार्बन 70 कार्बन 80 कार्बन इस तरह से बने होते हैं, सूटी मटेरियल होता है, समझ गए ना। फिर आता है इसमें जो भी कुछ पूछा गया है आज तक और वो है C16 फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन, इसका नाम है बकमिंस्टर फुलरीन। और ये जो है C16 फुलरीन, इसमें आप देखोगे कि फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, सॉकर बॉल जो होती है। इट कंटेन्स 20 हेक्सागोनल 6-membered रिंग एंड 12 5-membered रिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है। C16 फुलरीन सबसे कॉमन फुलरीन है और इसकी जो स्ट्रक्चर दिखती है फुटबॉल लाइक होती है और इसमें 20 जो है हेक्सागोनल 6-membered रिंग दिखाई देती है, 12 5-membered रिंग दिखती है। ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ऑल रिंग आर एरोमेटिक। इसमें जो 5-membered रिंग है वो सराउंडेड बाय 6-membered रिंग केवल, but 6-membered rings are surrounded by 5 and 6-membered rings. Fullerene are purest form of the carbon having smooth structure without having dangling bond. मतलब एक बॉल जैसा चिकना एक मॉलिक्यूल होता है। इस तरह से आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा बुक में कि इसमें जो 5-membered रिंग है वो चारों तरफ से इस तरह से 6-membered रिंग से सराउंडेड होती हैं। और जो इनमें ये रिंग्स हैं आप देख रहे हैं कि कौन कितनी है, तो इसमें आप देखोगे कि जो 20 है हेक्सागोनल 6-membered रिंग और 12 है 5-membered रिंग। इस तरह से
इसकी जो फॉर्मेशन इंथैल्पी है लगभग 38.1 किलो जूल पर मोल है, मींस मोस्ट अनस्टेबल थर्मोडायनामिक फॉर्म। समझ गए ना? जो है जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सबसे स्टेबल है ग्रेफाइट, दूसरे नंबर में उसकी स्टेबिलिटी आती है डायमंड की, और सबसे अनस्टेबल देखा जाए तो ये फुलरीन ही है। इस तरह से तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें पूछा गया सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है कार्बन का, तो वो है फुलरीन। स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, बॉल शेप होते हैं और इसलिए इनका सबसे ज़्यादा यूज जो है बॉल वायरिंग बनाने में, ठीक है, ग्रीस बनाने में। इसके अलावा जो है अच्छे खासे ये सुपर कंडक्टर की तरह भी यूज़ होते हैं, लुब्रिकेंट्स बनाए जाते हैं। तो बॉल वायरिंग में अच्छे लुब्रिकेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं कोल। तो देखो बच्चों, कोल जो है कार्बन का एक क्रूड फॉर्म है, ठीक है, और इसका कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता। ये 4 टाइप्स में मिलता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। जिसमें पीट जो होता है उसमें केवल 60% तक ही कार्बन होता है, बाकी अदर एलिमेंट्स होते हैं। लिग्नाइट में 67%, बिटुमिनस में 88% और एंथ्रेसाइट में 95% तक कार्बन होता है। मीन्स सबसे बेस्ट जो कोल है वो एंथ्रेसाइट है। तो इस तरह से यहाँ तक अभी हम देखते हैं, बाकी आगे का पार्ट इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से कार्बन की तो एलोट्रॉप्स, और इन तीन दोनों एलोट्रॉप्स में मतलब अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में इन तीन के बारे में डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन अच्छी तरह से तैयार रखना है। इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स काम के लिख दिए हैं यहाँ पर। ओके, फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर देखा है जो हैलाइड्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चन कि कौन से हैलाइड हाइड्रोलाइज्ड होंगे, कौन कौन से हैलाइड थर्मली ज़्यादा स्टेबल हैं। तो आपने देखा लेड के डाई हैलाइड और एसएन के टेट्रा हैलाइड ज़्यादा स्टेबल दिख रहे हैं। अगर सम कंप्लीट हैलाइड्स की स्टेबिलिटी की बात करें तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो इनकी स्टेबिलिटी है वो हैलोजन या एलिमेंट का साइज बढ़ने से घट रही है ना। वाटर के साथ केवल एसएन की रिएक्शन है। ऑक्साइड्स में ये मोनो ऑक्साइड और डाई ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। कैटिनेशन में देखें तो कार्बन सबसे ज़्यादा शो करता है और इसी प्रॉपर्टी के कारण ही कार्बन के सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स मिलते हैं। बाकी ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो काम की हैं उनको मैंने यहाँ लिख दी है। नेचर के बारे में देखें तो ये आप देख रहे हैं कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम मेटेलॉइड है, SnPb, क्लेरोबियम मेटल्स, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये इन दोनों एलिमेंट की कार्बन और सिलिकॉन की नेचुरल अबंडेंस। ओके, बाकी जो मैटर बचा है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं।